हेलो एस्पिरेंट, बायोस्फीयर रिजर्व की अगले एपिसोड में आप सभी का स्वागत है। अब तक हमने बायोस्फीयर रिजर्व के जितने भी एपिसोड बनाए वो आपके प्रारंभिक परीक्षा और मुख्य परीक्षा को मद्देनज़र रखते हुए बनाए हैं, ताकि आपके प्रीलिम्स में जो बायोस्फीयर रिजर्व से जितने प्रश्न पूछे जाए वो आपके कहीं ना कहीं स्किप ना हो और ना ही मुख्य परीक्षा के लिए आपके पास कोई कंटेंट की दिक्कत आए। आप सभी के अच्छे रिस्पॉन्स के साथ हमें थोड़ा और मोटिवेशन मिला ताकि हम आपके लिए और अच्छा बेहतर कंटेंट लेके आए, ताकि वो आपके एग्ज़ाम के लिए सही तरीके से साबित हो। अगले बायोस्फीयर रिजर्व में हम बात करने जा रहे हैं कि अगला कौन सा बायोस्फीयर रिजर्व करें। तो हम अभी बायोस्फीयर रिजर्व जिसका नाम शेषाचलम बायोस्फीयर रिजर्व है उसके ऊपर बात करने वाले हैं। ये बायोस्फीयर रिजर्व कहाँ पर है, इसकी भौगोलिक स्थिति क्या है, पर्यावरण कैसा है, यहाँ पे वनस्पतियाँ कौन सी है, कौन कौन से इसके अंदर महत्वपूर्ण स्थान है, उन सब के ऊपर विस्तार पूर्वक बात करने जा रहे हैं। तो आज का हमारा जो बायोस्फीयर रिजर्व है उसका नाम है शेषाचलम बायोस्फीयर रिजर्व। जानेंगे इसका परिचय कहाँ से है, कैसे ये बना, कब इसको भारत सरकार के द्वारा मंजूरी प्राप्त हुई। सबसे पहले जानते हैं इसका इंट्रोडक्शन, परिचय। शेषाचलम बायोस्फीयर रिजर्व आंध्र प्रदेश के पूर्वी घाट में स्थित एक संरक्षित जैव मंडल क्षेत्र है। इसे 2010 में भारत सरकार द्वारा बायोस्फीयर रिजर्व घोषित किया गया था। तो ध्यान रखिएगा, 2010 में भारत सरकार ने इसको घोषित किया गया था। ये कहाँ पर स्थित है, ये आंध्र प्रदेश के पूर्वी घाट में स्थित है। ठीक है, वेस्टर्न घाट की बात हो रही है। ये क्षेत्र समृद्ध जैव विविधता, लाल चंदन के पेड़ों और स्थानिक जीव जंतुओं और सांस्कृतिक महत्व के लिए प्रसिद्ध है। यहाँ पे आपने कुछ नाम सुने होंगे, बायोडाइवर्सिटी, उसके बाद लाल चंदन के पेड़। अगर आपको थोड़ा सा ध्यान हो, पुष्पा मूवी अगर देखी हो जिसके ऊपर बनी है, वो लाल चंदन की तस्करी को लेकर बनी हुई है। और वो तस्करी के लिए क्या प्रतिबंध लगाए गए हैं, क्या रोक लगाई गई है, सरकार ने उसके लिए कौन से एक्ट बनाए, उसकी भी बात हम इसी के अंदर करने वाले हैं, क्योंकि ये शेषाचलम के क्षेत्र में आता है और हमारे लिए महत्वपूर्ण हो जाता है। तो आप एक प्रकार से इंटरलिंक कर सकते हो पुष्पा मूवी से, जो आपने दोनों देखी होंगी। ये एक प्रसिद्ध, यहाँ पर अगर आप लोगों को पता हो तो यहाँ पर प्रसिद्ध तिरुपति बालाजी मंदिर है, उनका घर इसी शेषाचलम क्षेत्र में स्थित है, जिसमें ये पारिस्थितिकी और धार्मिक दृष्टि से अत्यंत महत्वपूर्ण हो जाता है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे तिरुपति बालाजी का घर भी है। अगर यहाँ पे भौगोलिक विशेषताओं की बात की जाए कि यहाँ पे कौन कौन सी भौगोलिक विशेषताएं हैं, शेषाचलम पहाड़ियों में स्थित पूर्वी घाट का अभिन्न अंग है। और इसमें कवर किए गए कौन कौन से जिले हैं, तो आंध्र प्रदेश के चित्तूर और कडपा, ये दोनों जिले इसी क्षेत्र के अंदर आते हैं। यहाँ की अगर प्रमुख पर्वत श्रृंखला और पहाड़ियों की बात की जाए तो शेषाचलम की पहाड़ियाँ मुख्य श्रृंखला अलग अलग भागों में डिवाइड है, तो मुख्य श्रृंखला है वो इसी क्षेत्र में आती है। वैली कोंडा श्रृंखला पूर्वी घाट का जो हिस्सा है वो भी इसी के अंदर आता है, और पाल कोंडा की जो पहाड़ियाँ हैं वो भी इसी के अंदर देखने को मिलेगी। आपसे प्रीलिम्स का अगर प्रश्न पूछा जाए कि शेषाचलम बायोस्फीयर रिजर्व के अंदर निम्नलिखित में से कौन सी पहाड़ियाँ आती हैं, और नीचे आपको केवल 1, केवल 2, केवल 3, इनमें से कोई नहीं वाला ऑप्शन मिलता है, तो ध्यान रखिएगा शेषाचलम की पहाड़ियाँ आती हैं। वैली कोंडा की श्रृंखला जो पहाड़ी श्रृंखला है वो भी इसमें आती है, और पाल कोंडा की जो पहाड़ी श्रृंखला है वो भी इसी के तहत आती है। अगर यहाँ पे उच्चतम या हाईएस्ट चोटी की बात की जाए, पीक की बात की जाए, तो जिसका नाम है वो है तिरुमला पहाड़ी। तिरुमला 853 मीटर ऊंचाई पर स्थित है। अगर आप लोगों को थोड़ा सा ध्यान हो तो श्री विष्णु मंदिर, वेंकटेश्वर मंदिर का आपने नाम जरूर सुना होगा, उनका मंदिर इसी पहाड़ी पर स्थित है, और ये मंदिर भी इसी के तहत इसी बायोस्फीयर रिजर्व के अंदर आता है। तो दो बातें आपके सामने, तिरुपति बालाजी का मंदिर है वो भी इसी के अंदर आता है, और श्री विष्णु मंदिर यानी कि वेंकटेश्वर जो मंदिर है वो भी इसी के तहत आता है। अन्य अगर चोटियों की बात की जाए तो नागपटला कोंडा यहाँ से एक प्रमुख चोटी है, गुडला ब्रह्मेश्वर वो भी एक प्रकार की यहाँ पे चोटी है, यनुगुला मल्लमा कोंडा ये भी यहाँ की एक प्रमुख चोटी है। यहाँ से निकलने वाली नदियाँ कौन कौन सी है, तो यहाँ पे सबसे पहले स्वर्णमुखी नदी शेषाचलम की पहाड़ियों से निकलती है और बंगाल की खाड़ी में जाकर गिरती हैं, वहाँ पे जाके मिलती हैं। दूसरी पेनार नदी अगर आपने सुनी है, इस रिजर्व से होकर बहती है, और उसके बाद अन्य जल धाराएँ भी यहाँ पर स्थित है, जैसे कंडलेरू और पागगनी, ये भी यहाँ की जल धाराएँ महत्वपूर्ण हैं।
जलवायु परिस्थितियों की बात की जाए तो यहाँ पे जलवायु कौन कौन सी है और किस प्रकार की जलवायु इस बायोस्फीयर रिजर्व में पाई जाती है, तो हम सबसे पहले बात करते हैं उष्ण कटिबंधीय मानसूनी जलवायु, जिसका तापमान औसत 15 डिग्री सेल्सियस से लेके 45 डिग्री सेल्सियस तक रहता है। औसत वार्षिक की अगर वर्षा की बात की जाए, औसत वार्षिक वर्षा कितनी होती है, यहाँ पे रैन कितना है, पानी कितना बरसता है, 800 से लेके 1000 मिलीमीटर तक यहाँ पे बारिश है वो होती है। अगर यहाँ के मौसम की बात की जाए तो गर्मी, मानसून और सर्दी में किस प्रकार का मौसम मिलेगा, तो गर्मी की बात की जाए तो मार्च और जून महीने के अंदर गर्म और शुष्क हवाओं के साथ यहाँ का आपको मौसम मिलेगा। दूसरा, अगर मानसून की बात की जाए तो जुलाई से लेकर सितंबर तक यहाँ पे दक्षिण पश्चिम मानसून के मध्य भारी बारिश होती है। उसके बाद अगर सर्दी की बात की जाए तो सर्दियों में अक्टूबर से लेकर फरवरी तक यहाँ पे सुहानी और ठंडी खुशनुमा मौसम है वो यहाँ पे आपको देखने को मिलता है। बायोस्फीयर रिजर्व के अंदर संरक्षित क्षेत्र कौन कौन से हैं, तो यहाँ पे सबसे पहले श्री वेंकटेश्वर राष्ट्रीय उद्यान है वो यहाँ पे स्थित है। उसके बाद श्री वेंकटेश्वर वन्य जीव अभ्यारण्य भी उपस्थित है। बायोस्फीयर रिजर्व के भीतर अन्य कौन से संरक्षित क्षेत्र भी आते हैं, एक नज़र उनके ऊपर भी डालनी चाहिए, शायद आपको एग्जाम में पूछ लिया जाए। श्री वेंकटेश्वर जूलॉजी पार्क तिरुपति एशिया का सबसे बड़ा चिड़ियाघरों में से एक है, वो इसी बायोस्फीयर रिजर्व के अंदर स्थित है। तो ध्यान रखिएगा, अंडरलाइन कर लीजिएगा, नोट डाउन कर लीजिएगा। श्री वेंकटेश्वर जूलॉजी पार्क तिरुपति एशिया के सबसे बड़े चिड़ियाघरों में से एक है, बर्ड सेंचुरी के हिसाब से एक है। कपिला थर्मम जलप्रपात और वन संरक्षण क्षेत्र यानी कि पवित्र जलप्रपात यानी कि वाटरफॉल, जिसे धार्मिक दृष्टि से महत्वपूर्ण माना जाता है, वो भी यहाँ पे स्थित हैं। उसके बाद अगर बात की जाए तो नागरी पहाड़ियों का संरक्षण क्षेत्र भी इसके अंदर आता है, जो पूर्वी घाट पारिस्थितिकी तंत्र का एक अभिन्न अंग है। अगर यहाँ पे फ्लोरा की बात की जाए, वनस्पति की बात की जाए, तो यहाँ पे वन कौन से और किस प्रकार के वन पाए जाते हैं, तो एक नज़र उन पे भी डालते हैं। जैसे शुष्क पर्णपाती वन यानी कि ड्राई डेसिड्यूस फॉरेस्ट यहाँ पे पाया जाता है। उसके बाद आर्द्र पर्णपाती वन यानी कि मॉइस्ट डेसिड्यूस फॉरेस्ट वो भी यहाँ पे पाया जाता है। और उसके बाद झाड़ीदार वन यानी कि स्क्रिप फॉरेस्ट भी यहाँ पे पाया जाता है। यहाँ पे अगर मुख्य पौधों और प्रजातियों की बात की जाए तो भी हमें निम्नलिखित देखने को मिलेगी। जैसे सबसे पहले बात की जाए लाल चंदन। लाल चंदन स्थानिक और बहुमूल्य एक वृक्ष है। इस वृक्ष को बेचकर अधिकांश लोग अपना मुनाफा कमाते, जबकि ये गैर कानूनी तरीके से किया जाता है। लाल चंदन को काटना और बेचना गैर कानूनी माना गया है। अगर आपको ध्यान आए, पुष्पा मूवी अगर नहीं देखी है तो इसी के ऊपर, इसी के बेस पर बनी हुई है, तो जिसमें लाल चंदन की तस्करी को लेके बताया गया है। इसलिए लाल चंदन क्या है, बहुमूल्य वृक्ष है, उसको काट दिया जाता है, फिर उसके लकड़ी को है वो बाजार में बेची जाती है, वो ऊंचे दामों में बिकती हैं। उसके बाद हरहड़, अगर आप लोगों ने नाम सुना होगा हरहड़, जो आपको घर में मिलता होगा, तो हरड़ है यहाँ पे आयुर्वेदिक उपयोगी औषधि है, दवाइयों के लिए काम आती है और छोटे बच्चों को अधिकांश रूप में दी जाती हैं। उसके बाद अर्जुन वृक्ष, ये औषधि के लिए सबसे महत्वपूर्ण है, अर्जुन वृक्ष का भी यहाँ पे महत्व रखता है। उसके बाद एल्बिजिया, ठीक है, एल्बिजिया ओडोरास्टिसा यहाँ पे एक प्रकार का सामान्य रूप से पाए जाने वाला वृक्ष है, वो भी यहाँ पे आपको मिलेगा। उसके बाद अगर बात की जाए यहाँ पे फ्लोरा कैसा है, फौना कैसा है, जीव जंतु और विशिष्ट प्रजातियाँ कौन कौन सी यहाँ पे पाई जाती हैं, तो सबसे पहले बात करते हैं स्तनधारी प्रजातियाँ कौन कौन सी हैं। स्तनधारी में अगर बात की जाए तो सबसे पहले भालू यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा, यहाँ पे भालू पाए जाते हैं। उसके बाद भारतीय पेंगोलिन भी यहाँ पे आपको मिलेगा देखने को, भारतीय विशाल गिलहरी भी यहाँ पे पाई जाती है। उसके बाद शौशिंगा भी है, वो भी यहाँ पे पाया जाता है। और उसके बाद लेपर्ड, तेंदुआ यहाँ पे पाया जाता है। अगर यहाँ पे बर्ड्स की बात की जाए कि कौन कौन सी बर्ड्स हैं जो इस बायोस्फीयर रिजर्व के अंदर पाई जाती हैं, तो यहाँ पे अगर बर्ड्स में हम देखेंगे तो यानी कि पक्षी में पहला कौन सा, पीले गले के गुलबुल, जो बुलबुल हैं, पीले गले वाली जो बुलबुल चिड़िया हैं, पक्षी हैं, वो यहाँ पे पाया जाता है। ये पूर्वी घाट में सीमित स्थानों में पाए जाने वाला एक पक्षी है, ठीक है। तो पीले गले की जो बुलबुल है उसका ध्यान रखिएगा।
और ये निकटवर्ती संकटग्रस्त प्रजाति भी है, क्योंकि अभी ये संकटग्रस्त प्रजाति के रूप में जानी जाती है, क्योंकि धीरे धीरे इसकी जो जनसंख्या है वो गिरती जा रही है और ये संकट के कगार पर पहुंच चुकी है। सफ़ेद पेट वाला द्रोंगा भी अगर आपको देखने को मिलेगा इसी क्षेत्र में। उसके बाद क्रेस्टेड सरपेट ईगल भी आपको यहाँ पे देखने को मिलेगी। उसके बाद यहाँ पे रेप्टाइल्स की बात की जाए या सी सर्प्स की बात की जाए तो यहाँ पे कौन कौन से पाए जाते हैं, तो भारतीय गोल्डन गेको केवल पूर्वी घाट में पाया जाता है। ध्यान रखिएगा, ये केवल पूर्वी घाट में पाया जाता है। कौन सा? भारतीय गोल्डन गेको, ये एक प्रकार का यहाँ पे सरीपक्ष सरीसर्प है, वो यहाँ पे पाया जाता है। उसके बाद किंग कोबरा, जिससे आप सब वाकिफ होंगे, किंग कोबरा भी यहाँ पे पाया जाता है। उसके बाद रसेल वाइपर, ये भी यहाँ पे पाया जाता है। उसके बाद इस क्षेत्र के अंदर कौन कौन सी जनजातियाँ आती हैं, तो यहाँ पे बहुत सारी जनजातियाँ, अगर आपने इतिहास में जितनी भी जनजातियाँ देखी हो तो उनमें से कुछ जनजातियों के नाम आपने जरूर सुना होगा। एक जनजाति उनमें से है यानादी। यानादी जनजाति है वो शेषाचलम क्षेत्र की प्रमुख जनजाति के रूप में जानी जाती है और उनका निवास स्थान इसी क्षेत्र के तहत माना जाता है। इसी क्षेत्र के आजू बाजू वाला जो एरिया है उसी के अंदर ये निवास करती है और अपना भरण पोषण करती है और अपने परिवार का संरक्षण करती है। तो इस क्षेत्र के लिए सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण हो जाती है। तो एक बार नाम दोबारा दोहरा देता हूँ, यागाना यानादी जो जनजाति है वो यहाँ पे पाई जाती है, यानादी। इसकी आजीविका परंपरागत रूप से शिकारी और संग्राहक अब कृषि और गतिविधियों में संलग्न है, क्योंकि ये जो जनजाति हैं उनकी परंपरागत रूप से शिकार करना और उस शिकार से अपना पेट भरण करना, उसके बाद कृषि और घन जो वन है, यहाँ के वन की जो गतिविधियाँ हैं उनके आधार पे इनका पूरा भरण और पोषण है वो होता है। इन लोगों की जो आस्था है वो जंगलों के प्रति कुछ ज़्यादा ही दिखाई गई है। जैसे जंगलों से गहरा इनका आध्यात्मिक संबंध है और स्थानीय देवताओं की ये लोग पूजा करते हैं, पारंपरिक चिकित्सा पद्धतियों का भी पालन करते हैं। तो इसलिए ये जनसंख्या यहाँ पे जो जनजाति है वो महत्वपूर्ण हो जाती है। अन्य अगर जनजातियाँ भी देखी जाए तो वो भी जन संरक्षण और सतत संसाधन उपयोग में योगदान देने के लिए कार्यरत हैं और इसी क्षेत्र के तहत आती है। परंतु हमारे लिए सबसे ज़्यादा जो महत्वपूर्ण हो जाती है वो है यानादी। अगर द हिंदू न्यूज़पेपर अगर आपने कभी पढ़ा हो तो उसी में अभी कुछ समय पहले करंट अफेयर में भी ये जनजाति हैं वो दिखाई गई थी। उसके बाद भारत सरकार तथा अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर इसके लिए कौन कौन से संरक्षण यानी कि इसको बचाने के लिए कार्यक्रम चलाए गए हैं उनके ऊपर भी एक नज़र डालते हैं। सबसे पहले कानूनी सुरक्षा और नीतियाँ कौन सी है इस क्षेत्र के लिए, उनके ऊपर बात करते हैं। संरक्षित कानून यहाँ पे कौन कौन से लागू होते हैं और उन कानूनों के तहत इस बायोस्फीयर रिजर्व की क्या की जाती है, रक्षा की जाती है, इस बायो रिजर्व को संरक्षित किया जाता है। तो सबसे पहले भारतीय वन अधिनियम 1927, उसके बाद वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1972, वन्य जीव पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1886, वो भी इसी के तहत कार्यरत है। उसके बाद एक सबसे महत्वपूर्ण सूचना, लाल चंदन की तस्करी पर रोक लगाने के लिए यहाँ पे एक स्पेशल टास्क फोर्स का गठन किया गया है, यानी कि विशेष कार्यबल यहाँ पे कार्य कर रहा है। स्पेशल टास्क फोर्स द्वारा अवैध कटाई और तस्करी पर निगरानी रखना और सख्त सीमाई सुरक्षा को लागू करना। क्यों? क्योंकि लाल चंदन है वो महत्वपूर्ण है और ये बहुमूल्य वृक्ष पाए जाते हैं यहाँ पे, और इस वृक्षों की रक्षा करने के लिए हमने क्या किया, विशेष कार्यबल है जो यहाँ पे सरकार के द्वारा कार्यरत है और वो यहाँ पे कार्य करता है। उसके बाद वन संरक्षण और पारिस्थितिकी पर्यटन यानी कि पूर्व वनीकरण कार्यक्रम चलाया गया है कि इस वन को वापस यथा स्थिति में लाया जाए, इसको वापस फिर से हरा भरा बनाया जाए, इसकी सुरक्षा हो ताकि ये वन्य जीव अभ्यारण्य या बायोस्फीयर रिजर्व अपने आसपास के एरिया की भी सुरक्षा कर सके। इसके बाद इको टूरिज्म पहल यहाँ पे चलाई गई है ताकि यहाँ पे अन्य और लोग यहाँ तक पहुँचे जिसमें वन्य जीव दर्शन करें और पक्षी निरीक्षण भी शामिल किया जाए और इस बायोस्फीयर रिजर्व की और जानकारी इकट्ठा करें। ये आज आपके सामने था बायोस्फीयर रिजर्व। शेषाचलम की हमने बात की है। शेषाचलम बायोस्फीयर रिजर्व आपके प्रीलिम्स एग्जाम के हिसाब से महत्वपूर्ण हो जाता है, उसके साथ साथ आपके मुख्य परीक्षा के लिए भी महत्वपूर्ण हो जाता है। तो अगले एपिसोड में हम मिलते हैं वापस, और अगला हम जो कार्यक्रम करेंगे या इसका जो एपिसोड लेके आएंगे वो रखेंगे हम शिमलीपाल के ऊपर बात करने वाले हैं। तब तक आप इसको देखिए और इसको समझिए और इसके ऊपर जितने भी प्रश्न आज तक यूपीएससी ने पूछे हैं
उनको सॉल्व करने का प्रयास कीजिए। थैंक यू।